हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर जेआईबी सीआईबी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपके बीएफएम का जो मॉड्यूल ए है उसका यूनिट 2 लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो कि नया चैप्टर ऐड हुआ है उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसके पहले हमने इसका पार्ट 1 रिलीज़ किया है। आप पहले आई वुड सजेस्ट, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप पहले वो पार्ट जाके देखिएगा और फिर ये पार्ट देखिएगा, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे कहाँ क्या है उन्होंने। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे आपको टोटल 3 शेड्यूल्स में अलग अलग रेमिटेंसेस दिए हैं। शेड्यूल 1 में आते हैं जो भी रेमिटेंसेस नॉन परमिसिबल है, प्रोहिबिटेड है वो। शेड्यूल 2 में आते हैं ऐसे रेमिटेंसेस जिसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री जो टॉपिक का, जो सब्जेक्ट का आपको रेमिटेंस चाहिए उसके डिपार्टमेंट से आपको बेसिकली परमिशन लेना पड़ेगा। और शेड्यूल 3 में ऐसे रेमिटेंसेस जो कोई भी कर सकता है, इन जनरल अलाउड है। ओके, तो चलिए देखते हैं अभी डिटेल में क्या क्या दिया है यहाँ पे। सबसे पहला है, हम देखेंगे शेड्यूल 1 जहाँ पे ऐसे सभी रेमिटेंसेस जो कि नॉन परमिसिबल है। ठीक है, शेड्यूल 1 नॉन परमिसिबल रेमिटेंसेस और प्रोहिबिटेड रेमिटेंसेस। इसमें पहला आता है रेमिटेंसेस फॉर मार्जिन्स और मार्जिन कॉल्स टू ओवरसीज एक्सचेंज और ओवरसीज काउंटर पार्टीज़। तो ओवरसीज एक्सचेंज या ओवरसीज काउंटर पार्टीज़ में जो भी आप मार्जिन्स के लिए जो रेमिटेंसेस करते हो वो अलाउड नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रोहिबिटेड रेमिटेंस है पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टूवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन जॉइंट वेंचर्स और WOS अब्रॉड। मतलब जो भी आपने जो फॉरेन कंट्री में इक्विटी इन्वेस्टमेंट है जॉइंट वेंचर्स में, उसके लिए अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और उसके कमीशन के लिए अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो भी रेमिटेंस में अलाउड, LRS स्कीम के अंडर अलाउड नहीं है। फिर नेक्स्ट है कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन्स। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि ऐसी कॉल बैक सर्विसेज, पहले ये कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, ऐसी कुछ कुछ कंपनीज रहती है जिनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा रहता है, तो उनको हेल्पलाइन के लिए या कस्टमर सर्विस के लिए ज़रूरी होता है कुछ प्रॉपर वो नंबर अलॉट करते हैं और वहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं जो भी कस्टमर्स रहते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, उनके नंबर्स जो हेल्पलाइन के वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन जो कस्टमर का जो बेस है वो बहुत बड़ा रहता है। उसकी वजह से होता क्या है, आपको ऐसी कैसेट लगती है फ़ोन पे, ऐसी ट्यून वो वहाँ से आती है कि वी विल कॉल यू बैक। मतलब आप उनके रजिस्टर में आपका नंबर चला गया है वो कंपनी के, एंड दे विल कॉल यू बैक। वहाँ उनका जो भी कस्टमर केयर वाला डिपार्टमेंट है वहाँ से। तो ऐसे टाइप के सर्विसेज को बोलते हैं कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन्स। तो इससे ऐसे सर्विस के लिए अगर आप रेमिटेंस का पेमेंट करते हो, ठीक है, रेमिटेंस करते हो, तो वो अलाउड नहीं है। फिर नेक्स्ट है रेमिटेंस टूवर्ड्स बैंड और प्रोस्क्राइब मैगजीन्स। तो ऐसे रेमिटेंस जो कि बैंड है, मैगजीन जो कि बैंड है, प्रोस्क्राइब है, ऐसे मैगजीन्स के लिए रेमिटेंस अलाउड नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है परचेस ऑफ FCCBs इशूड बाय इंडियन कंपनीज अब्रॉड। तो जो इंडियन कंपनीज ने बाहर फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स में जो भी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, तो उसके परचेस के लिए अगर आप रेमिटेंस करते हो तो वो भी LRS स्कीम के अंडर प्रोहिबिटेड है। फिर नेक्स्ट है डिविडेंड ऑफ रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड्स बाय एनी कंपनी टू विच रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो कोई भी कंपनी के लिए जहाँ पे फॉरेन के ऐसे कंपनी जिनको डिविडेंड बैलेंस करना और उसके लिए आप डिविडेंड पेमेंट कर रहे हो, आप रेमिट कर रहे हो मनी, तो वो भी अलाउड नहीं है। फिर नेक्स्ट है रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन द फंड्स हेल्ड इन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट। तो आपको अगर इंटरेस्ट का इनकम के लिए जो भी फंड्स आपके नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट में है, उसके इंटरेस्ट के इनकम के लिए अगर आप पेमेंट करते हो, रेमिटेंस करते हो, तो वो भी LRS स्कीम के अंडर अलाउड नहीं है। फिर नेक्स्ट कौन सा कैटेगरी आता है, रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग, रेमिटेंस फॉर परचेस ऑफ लॉटरी टिकट। तो अगर आप लॉटरी विनिंग के लिए, लॉटरी टिकट के लिए कुछ भी रेमिट करते हो पैसे वो खरीदने के लिए फॉरेन कंट्री में, तो वो अलाउड नहीं है। फिर नेक्स्ट है रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग और एनी अदर हॉबी। तो अगर कोई रेसिंग राइडिंग के लिए आप रेमिटेंस कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग या कोई हॉबी के लिए आप कुछ पैसे रेमिट कर रहे हो, तो वो भी अलाउड नहीं है। फिर नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन
एक्सपोर्ट्स अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, ठीक है। तो जो भी रूपी स्टेट क्रेडिट रूट के जो एक्सपोर्ट्स आते हैं उसके कमीशन के लिए भी पेमेंट अलाउड नहीं है अंडर LRS स्कीम, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है स्टूडेंट्स जिनके अंडर शेड्यूल 1 अलाउ नहीं करता, LRS स्कीम के अंडर यहाँ से आप रेमिटेंस नहीं कर सकते, ठीक है। अंडर दिस ये LRS स्कीम के अंडर नहीं आते, ठीक है। एक ऊपर था, ठीक है, कि मार्जिन्स और मार्जिन कॉल्स फॉर ओवरसीज एक्सचेंज, और ये बाकी के नीचे दिए हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है शेड्यूल 2। अगर मुझे पूछो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो मुझे लगता है शेड्यूल 1 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शेड्यूल 2 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो आपका एग्ज़ाम हुआ था ना, वहाँ पे शेड्यूल 2 से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो देखिए क्या है शेड्यूल 2, रेमिटेंसेस परमिसिबल सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री। तो आपको जिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग रेमिटेंस करना है तो उसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो वो ऐसे अप्रूवल वाले जो भी रेमिटेंसेस है ना वो आते हैं शेड्यूल 2 के अंडर। देखिए पहला है रेमिटेंस टूवर्ड्स कल्चरल टूर्स, अप्रूवल रिक्वायर्ड फ्रॉम एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जो आप कल्चरल टूर्स के रिगार्डिंग अगर रेमिटेंस कर रहे हो तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर से, मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंडर जो कि आता है वहाँ से परमिशन लेना कंपलसरी हो जाता है। फिर नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट्स इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट और PSU अंडरटेकिंग। इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अप्रूवल चाहिए। तो अगर फॉरेन प्रिंट मीडिया में, ठीक है, बाय स्टेट गवर्नमेंट और PSU अंडरटेकिंग अगर आपको एडवर्टाइज के लिए रेमिटेंस करना है, बेसिकली आपको फॉरेन के मीडिया में कुछ आपको आपके गवर्नमेंट की, आपके पब्लिक अंडर सेक्टर की या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की या स्टेट गवर्नमेंट की कुछ भी आपको एडवर्टाइज़ करनी है फॉरेन मीडिया में, तो उसके लिए आपको परमिशन किसकी लगेगी स्टूडेंट्स? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। कल्चरल अगर रहेगा तो किसकी परमिशन लगेगी? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। यहाँ पे किसकी लगेगी? फॉरेन प्रिंट मीडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। फिर नेक्स्ट है रेमिटेंस टूवर्ड फ्राइट ऑफ वेसल्स चार्टर्ड बाय PSUs। इसके लिए लगेगी मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। जो कि फ्राइट वेसल्स होते हैं ना, जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के होते हैं, उनके द्वारा वो लॉन्च किए जाते हैं। तो अगर उसके रिगार्डिंग आपको रेमिटेंस करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की परमिशन लगेगी। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट ऑन CIF बेसिस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ PSU। तो अगर आपको इम्पोर्ट्स के लिए पेमेंट करना है जो कि ओशन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जिनका हुआ है CIF बेसिस पे, तो उसके लिए आपको परमिशन लगेगी अगेन मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। तो फ्राइट वेसल के लिए भी सरफेस ट्रांसपोर्ट की मिनिस्ट्री की परमिशन लगेगी, और पेमेंट्स ऑफ इम्पोर्ट्स थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट वाले केस में भी मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट की आपको परमिशन लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रेमिटेंसेस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स बाय TV चैनल्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, तो रेमिटेंस फॉर हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स, तो जो भी ऐसे चैनल्स हैं, जो कि ऐसे ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हो, TV चैनल्स हो, जिनको जो भी चैनल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, या इंटरनेट सर्विस दे रहे हैं, तो उनके रिगार्डिंग अगर रेमिटेंस करना है तो किसकी परमिशन लगेगी? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये डिपार्टमेंट की परमिशन लगेगी। और लास्ट है रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी, स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अब्रॉड बाय अ पर्सन अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडीज वेयर द अमाउंट एक्सीड्स $1 लाख। इसके लिए परमिशन लगेगी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ HRD। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं अगर कोई भी प्राइस का मनी का रेमिटेंस आपको करना है, या आपको कोई भी स्पोर्ट्स का आपने स्पॉन्सरशिप किया है अब्रॉड में, ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल वाला हो, नेशनल लेवल वाला हो, स्टेट लेवल वाला हो, कोई भी स्पोर्ट्स बॉडीज़ वाला हो, ठीक है, और अगर वो रेमिटेंस की अमाउंट $1 लाख से ज़्यादा है, अगर वो $1 लाख को एक्सीड कर रहा है, ठीक है, अगर वो $1 लाख से ज़्यादा है, तो उसके लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ HRD की परमिशन लगेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है शेड्यूल। ये शेड्यूल में जो भी टॉपिक्स आते हैं
यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना था एक कि ये अगर हमें इस फील्ड का रेमिटेंस करना है तो उसके लिए कौन से मिनिस्ट्री की परमिशन लगेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको बाय हार्ट करना है, काफ़ी आसान है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, बस कीवर्ड याद रखो। देखो, कल्चरल टूर्स का रेमिटेंस रहेगा तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ HRD का लगेगा। फिर नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट का है तो फाइनेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का परमिशन लगेगा। फिर फ्राइट वेसल वाला है अगर रेमिटेंस तो मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, और एक है अगर इंपोर्ट्स के पेमेंट है ओशन ट्रांसपोर्ट वाले तो भी मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट। तो सरफेस ट्रांसपोर्ट वालों को 2 मिल गए, कौन से, फ्राइट वेसल वाला रेमिटेंस और इंपोर्ट्स थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा है, अगर आप जो भी हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स और टीवी चैनल और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है, देखो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या टीवी चैनल्स वाले आ गए तो किसकी आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्ट्री ऑफ IT, ठीक है। और फिर लास्ट वाला कौन सा है, अगर कोई भी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग प्राइज मनी हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल स्टेट लेवल के हो, लेकिन उसका जो प्राइज मनी है वो 1 लाख रुपए से $1 लाख से ज़्यादा हो तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ HRD की परमिशन लगेगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर से अगर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई टॉपिक से तो वो ये टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे आगे भी कई टॉपिक्स आएंगे क्योंकि एज आपको पता है ये LRS वाला यूनिट नया है ये सिलेबस के लिए BFM में, तो ये ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, लेकिन उसमें से भी जो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हम उसे ज़्यादा हाईलाइट करेंगे ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। अभी देखते हैं तीसरा शेड्यूल, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में ऐसे कौन से रेमिटेंसेस आते हैं। सबसे पहली बात तो शेड्यूल 3 में वो सभी रेमिटेंसेस आते हैं जो कि अलाउड है, ठीक है। रेमिटेंसेस फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स परमिसिबल अंडर द डेलीगेटेड पावर्स ऑफ ऑथोराइज्ड डीलर्स। तो ऑथोराइज्ड डीलर्स को ना कुछ पहले से ही पावर्स डेलीगेट की है जिसके अंडर वो रेमिटेंसेस जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है ना उनको अलाउड करता है, ठीक है। तो ऐसे रेमिटेंसेस जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को अलाउड है जिसकी पावर्स किसे दी गई है, ऑथोराइज्ड डीलर्स को, अंडर विच एक्ट, अंडर फेमा एक्ट, किसने दी, RBI ने। तो ऐसे आते हैं सभी रेमिटेंसेस के टाइप्स अंडर शेड्यूल 3। सो लेट अस सी वो क्या क्या है। पहला है प्राइवेट विजिट्स टू एनी कंट्री अदर दैन नेपाल एंड भूटान। तो अगर आप कोई भी कंट्री में प्राइवेट विजिट्स करने वाले हो तो उसके लिए रेमिटेंस अलाउड है, ठीक है। विथ ऑथोराइज्ड डीलर्स के हेल्प से आप वो कर सकते हो। नेपाल और भूटान में आप इंडिया की करेंसी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इसलिए वहाँ पे ज़रूरत नहीं। गिफ्ट और डोनेशन, अगर आपको गिफ्ट या डोनेशन देना है तो वो केस में भी आप रेमिटेंस कर सकते हो अंडर शेड्यूल 3 ऑफ LRS। तीसरा है गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए अब्रॉड जा रहे हो तो वो केस में आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो अलाउड है। किसी को अगर फॉरेन में जॉब लगी तो उसके रिगार्डिंग अगर आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली उसके रिगार्डिंग कुछ रेमिटेंस अगर है या कुछ सैलरी वगैरह आपको मिली, ठीक है, तो उसका भी अलाउड है। फिर नेक्स्ट है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब देखिए, इमिग्रेशन में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स कि कभी कभी कोई भी कंट्री में ना ऐसी कब सिचुएशन आती है कि वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनको वो कंट्री, वो देश छोड़ के किसी और कंट्री में जाना पड़ता है क्योंकि वो उनकी मजबूरी रहती है। जैसे कि अभी बीच में रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था तो कई सारे ऐसे रेसिडेंट्स थे जिनकी लाइफ अफेक्ट हुई, तो उनको वहाँ पे रहना बहुत डिफिकल्ट हुआ, फॉर देयर सर्वाइवल दे लेफ्ट द कंट्री। ऐसे कई सारे माइग्रेशंस होते हैं, कभी कभी बल्क नंबर ऑफ पीपल एक देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं, तो वही प्रोसेस को कहते हैं इमिग्रेशन। तो अगर आप इमिग्रेशन कर रहे हो कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री के और उसके लिए अगर आप रेमिटेंस करते हो तो वो अलाउड है, ठीक है, तो वो अलाउड है। फिर नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड। देखिए ये हमने स्टार्टिंग में भी देखा था अगर किसी का कोई भी सन या डॉटर बाहर गाँव पढ़ रहा है या कोई भी रिलेटिव है जो कि फॉरेन कंट्री में रहता है और उसको डेली डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए अगर हेल्प की ज़रूरत है या उसका जो मेंटेनेंस है या उसके स्टडीज़ के लिए, ऐसे कई सारी चीज़ें जो कि रिलेटिव क्लोज रिलेटिव के लिए, ये हम आगे डेफिनेशन देखेंगे स्टूडेंट्स की ये LRS के अंडर क्लोज रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन कौन एग्जैक्टली आता है, कौन से रिलेशंस। लेकिन अभी आप इतना ही ध्यान रखो कि जो अब्रॉड में क्लोज रिलेटिव्स हैं उनके मेंटेनेंस के लिए भी अगर आप रेमिटेंस करते हो तो वो अलाउड है। नेक्स्ट है ट्रैवल फॉर बिजनेस बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल्स अटेंडिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग।
तो ऐसे रेसिडेंट इंडिविजुअल्स जो कि फॉरेन कंट्री में बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो उसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करें या स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए वो जाएं, लेकिन वो बिजनेस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो केस में भी अगर कोई रेमिटेंसेस होते हैं तो LRS स्कीम के अंडर अलाउड है। फिर नेक्स्ट आता है अकम्पनिंग एज अटेंडेंट टू द पेशेंट गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए क्या होता है, कभी कभी कोई भी पर्सन अगर बीमार रहेगा तो उसके बीमारी का इलाज ऐसा हो सकता है कि अपने देश से ज़्यादा बाहर के देश में उसे ज़्यादा अच्छा इलाज मिले, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर अपने देश में वो टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसे डिजीज़ है जिसका इलाज सिर्फ आउटसाइड कंट्री में जहाँ पे वो डेवलप किया है टेक्नोलॉजी फॉर दैट रेमेडी, ठीक है, फॉर दैट ट्रीटमेंट, तो उसके लिए उनको फॉरेन में जाना पड़ता है जो भी पेशेंट है, तो वो अकेले तो नहीं जा सकते, तो उसके साथ एक पर्सन, उनके कोई क्लोज रिलेटिव होंगे या कोई भी पर्सन जो उसके हमेशा साथ रहेगा वाइल डूइंग दैट मेडिकल ट्रीटमेंट, तो ऐसे पर्सन को कहेंगे अटेंडेंट। मतलब जैसे कि अगर कोई एक एजेड पर्सन जा रहा है तो उसका बेटा या उसकी बेटी अगर उसके साथ जाता है, उसका कोई रिलेटिव उसके साथ उसका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि अगर वो पर्सन बीमार है तो खुद से ही ट्रीटमेंट लेके खुद का ख्याल नहीं रख सकता, तो ऐसे केस में उसके साथ जो जाता है उसे अटेंडेंट बोलते हैं। और ऐसे पर्सन का भी खर्चा जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है और उसके साथ जो अटेंडेंट जा रहा है उसका भी एक्सपेंस के लिए अगर आप रेमिटेंस करते हो तो वो भी अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट वो भी अलाउड है इन द शेड्यूल 3 ऑफ रेमिटेंसेस फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट है एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद द मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड। अभी मैंने बोला, पहले तो क्या बोला था, जो अटेंडेंट है, जो पर्सन का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ जा रहा है, उसके खर्चे पानी के लिए भी जो भी रेमिटेंस होगा वो अलाउड है। फिर ऐसा पर्सन जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, अभी मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा तो फ्री में तो नहीं होगा, उसके लिए उसको कुछ ना कुछ तो पैसा भरना पड़ेगा ना, चाहे वो ऑपरेशन हो या चाहे कुछ थेरेपी हो, तो फॉरेन कंट्री में जहाँ पे वो ट्रीटमेंट ले रहा है वो डॉक्टर का या वो हॉस्पिटल का एक्सपेंस, तो उसके केस में भी अगर कुछ रेमिटेंस करता है तो वो अलाउड है। फिर नेक्स्ट है स्टडी अब्रॉड। अगर कोई पर्सन फॉरेन कंट्री में स्टडी करने के लिए जा रहा है तो वहाँ की कॉलेज की फ़ी की या नहीं तो वहाँ के स्टडी करने के जो भी एक्सपेंसेस है उसके लिए अगर रेमिटेंस होता है तो वो अलाउड है। नेक्स्ट है परचेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट सब्जेक्ट टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अगर आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर उसके गाइडलाइंस फॉलो करते हुए अगर कुछ भी आर्ट वाला ऑब्जेक्ट परचेस करते हो फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ठीक है, कुछ भी उनका, चाहे वो कोई हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट हो, कुछ भी ऐसा आर्ट से कनेक्टेड ऑब्जेक्ट जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और उनके फॉरेन कंट्री के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर बैठता हो, उसके अंडर गाइडलाइंस फॉलो करता हो, ऐसे ऑब्जेक्ट के परचेस करने के लिए जो भी रेमिटेंस आप लेते हो वो भी अलाउड है। और लास्ट वाला रेमिटेंस है अदर्स, दैट इज़ रेमिटेंसेस टूवर्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप कोई फॉरेन के कंपनी से अपना हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हो तो उसके पेमेंट के लिए, उसके प्रीमियम के लिए आप जो भी अमाउंट भरते हो तो वो भी लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के शेड्यूल 3 के अंदर अलाउड है। तो स्टूडेंट्स ये थे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कुछ एरियाज़ जहाँ से आप रेमिटेंसेस अलाउ आपको किया गया है। किसने अलाउ किया है? लिबरलाइज रेमिटेंस के स्कीम के अंडर RBI ने अलाउ किया है, जो कि फेमा के अंडर आता है। शेड्यूल 3 में ये टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डिपार्टमेंट की या कोई भी मिनिस्ट्री की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ये प्रोहिबिटेड है। यहाँ अंडर दिस टॉपिक्स आप आराम से रेमिटेंसेस कर सकते हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये कंपलसरी याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन शॉर्ट बनेगा, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे शेड्यूल 2 से क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है शेड्यूल 3 से अगले एग्जाम में क्वेश्चन आ सके, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे क्या क्या ऑपरेशनल गाइडलाइंस है जो कि हमें लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर फॉलो करनी है। क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि हमें कंपलसरी फॉलो करनी है, विदाउट दैट आप LRS स्कीम के अंडर रेमिटेंस नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहला आता है पैन कार्ड, ठीक है। पैन इज़ मैंडेटरी, ठीक है। पैन इज़ मैंडेटरी अंडर द स्कीम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ रेमिटेंस। तो रेमिटेंस का अमाउंट कितना भी हो आपको पैन कार्ड देना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है रेमिट फंड्स अब्रॉड फॉर परमिसिबल करंट शेड्यूल 3 रेमिटेंसेज और परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो जो भी यहाँ पे शेड्यूल 3 में हमने अबाव देखे थे ना रेमिटेंसेस जो भी अलाउड है, उसके अंडर भी आप रेमिटेंसेस कर सकते हो। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जहाँ पे आपका असेट और लायबिलिटीज़
अल्टर होता हो, ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए आप फंड्स रेमिट कर सकते हो या दोनों के कॉम्बिनेशन में भी रेमिट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है ऑथोराइज डीलर बैंक्स टू फ्रेम अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस फॉर कस्टमर इंटरफेस टू एंश्योर ईज ऑफ ट्रांजैक्शन विद इन द एम्बिट ऑफ रेगुलेटरी प्रोविजंस। तो जो ऑथोराइज डीलर बैंक्स है ना, जिनको राइट दिया है आरबीआई ने कि वो एज अ ऑथोराइज डीलर एक्ट कर सकते हैं, उनका ये जिम्मेदारी है कि वो अपने जो भी कस्टमर्स है जो कि एक्चुअली लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर फॉरेन एक्सचेंज में रेमिटेंस कर रहे हैं फॉरेक्स में, ठीक है, फॉरेन में, तो उन्हें ये गाइडलाइंस समझाना और वो रेगुलेटरी प्रोविजंस के अंडर में उनको रख के ही उनके रेमिटेंसेस करा के देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है customers to designate a particular branch of bank through which all remittance under LRS are to be made, especially with regard to capital account transactions, ठीक है। तो जो भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस है वो पर्टिकुलर ब्रांच से ही होंगे अंडर LRS जो भी आती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ट्रांजैक्शंस फ्रीली अलाउड अप टू ओवरऑल लिमिट ऑफ $250,000 फॉर per financial year for any permissible current or capital account transactions or combination of both is allowed. Now mark this as very very important students, very very important. confirm question आएगा कि क्या लिमिट है, ओवरऑल लिमिट जहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस अलाउड है अंडर LRS $250,000 पर ईयर, तो $250,000 $250,000 पर ईयर ही परमिसिबल ट्रांजैक्शन लिमिट है LRS के अंडर, चाहे वो करंट अकाउंट का ट्रांजैक्शन हो या चाहे वो कैपिटल अकाउंट का ट्रांजैक्शन हो या चाहे वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, लेकिन $250,000 $250,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेमिटेंसेस इन एन फाइनेंशियल ईयर। $250,000 के लिए आप कितने भी बार रेमिटेंस कर सकते हो, ऐसे कुछ नंबर ऑफ उसका फ्रीक्वेंसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 10 बार ही आपको 10 ही ट्रांजैक्शन होने चाहिए या 15 ही ट्रांजैक्शन होने चाहिए, नहीं, आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेकिन जो ओवरऑल वो फाइनेंशियल ईयर का अमाउंट है वो 2,50,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। वंस द रेमिटेंस ऑफ 2,50,000 इज यूटिलाइज्ड इन एन फाइनेंशियल ईयर, नो फर्दर रेमिटेंस इज अलाउड। एक बार कोई भी फाइनेंशियल ईयर में $250,000 का जो रेमिटेंस का लिमिट है वो यूज़ कर लिया गया तो उसके बाद में कोई भी रेमिटेंस अलाउ नहीं किया जाएगा, इवन इफ प्रोसीड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन ब्रॉट बैक टू द कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड। जो अगर ऐसा होता है कि बाहर का इन्वेस्टमेंट किया है फॉरेन में और उसके रिगार्डिंग जो भी प्रॉफिट होता है वो कंट्री में रिटर्न आ रहा है, फिर भी किसी भी केस में $250,000 के ऊपर रेमिटेंस अलाउड नहीं है, ठीक है। If sole proprietorship firm intends to remit the money under LRS by debiting current account, then the eligibility of proprietor in his individual capacity has to be reckoned, ठीक है। तो अगर सोल प्रोप्रिएटरशिप फर्म मतलब जिसका एक अलोन मेन जो पर्सन है, जिसका एक अलोन ओनर है, तो ऐसे केस में भी उसका जो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का वो जितना डेबिट करता है LRS के अंडर वो भी ये एलिजिबिलिटी में आता है। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड्स, ATM कार्ड्स कैन बी यूज्ड फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, ATM कार्ड यूज़ कर सकते हो, उसके लिए कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देन नेक्स्ट है सिटीजन्स ऑफ अ फॉरेन स्टेट अदर दैन पाकिस्तान and residents in India on account of employment or deputation of specific duration for specific job assignment, duration of which does not exceed 3 years, is a resident but not a permanent resident. Such individuals are eligible to make remittances under LRS subject to deduction of taxes and contribution to the provident fund under other deductions, ठीक है। तो समझे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी सिटीज़न जो कि फॉरेन स्टेट का हो लेकिन वो अदर देन पाकिस्तान का हो, और ऐसा सिटीज़न जो कि इंडिया का रेसिडेंट है जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए या डेप्यूटेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए वो फॉरेन कंट्री में जाता है, ठीक है, वो जॉब असाइनमेंट के लिए जाता है और उसका जो ड्यूरेशन है ना डेप्यूटेशन का या जॉब का वो 3 साल से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मतलब वो रेसिडेंट तो है लेकिन नॉट परमानेंट रेसिडेंट, सिर्फ जॉब के लिए वो आ रहा है, तो ऐसा पर्सन भी
एलिजिबल है फॉर रेमिटेंसेस अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्सेस एंड कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड। तो उनके जो भी अर्निंग है वहाँ से टैक्सेस डिडक्ट करके या पीएफ के लिए कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करने के बाद जो भी अंडर एलआरएस स्कीम उनकी एलिजिबिलिटी है वो अलाउड है रेमिटेंसेस। किसे? ऐसा पर्सन जो भी रेसिडेंट है और वो जॉब के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहता है फॉर लेस दैन 3 years, ठीक है। एनी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ एलआरएस लिमिट्स रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई। तो ऐसा कोई भी अमाउंट, मतलब अभी तक हमने क्या देखा, $250,000 इज़ द लिमिट ना, $250,000 लिमिट है, ठीक है। इसके ऊपर आपका लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के ऊपर अलाउड जो लिमिट है आपका, इसके ऊपर अलाउड नहीं है। तो अगर इससे आपका ऊपर जाता है लिमिट एलआरएस का तो आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा। इफ़ द एप्लीकेंट सीकिंग रेमिटेंस इज़ अ न्यू कस्टमर ऑफ अ बैंक, ऑथोराइज डीलर शुड कैरी आउट ड्यू डिलीजेंस ऑन ओपनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। तो अगर कोई कस्टमर ऑथोराइज डीलर बैंक के पास आता है, वो कहता है कि मुझे अकाउंट ओपन करना है और मुझे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंडर अकाउंट ओपन करना है, उसके रिगार्डिंग मुझे रेमिटेंस करना है, तो ये बैंक का जिम्मेदारी होता है कि ड्यू डिलीजेंस उस पर्सन का सभी इन्फॉर्मेशन ले ले, ठीक है, कि वो किसके रिगार्डिंग रेमिटेंस करना चाहता है, एवरीथिंग उसके डिटेल्स ले ले, ठीक है। जैसे कि हम केवाईसी करते हैं ताकि बैंक को पता रहे कि ये ट्रांजैक्शन किस लिए हो रहे हैं, किसके रिगार्डिंग हो रहे हैं। नेक्स्ट है ऑथोराइज डीलर should obtain the bank statement for previous year to satisfy itself of the source of funds, or if the bank statement is not available, copy of ITAO or ITR to be obtained। तो ऑथोराइज डीलर बैंक का ये जिम्मेदारी होता है कि जो भी बैंक स्टेटमेंट है ना पिछले साल का पूरा वो ले ले, ताकि उसे पता चले कि जो रेमिटेंस हो रहा है वो रेमिटेंस होने का सोर्स ऑफ फंड्स, एक्चुअली ये पैसे आ कहाँ से रहे, ठीक है, कहाँ से आके ये कहाँ रेमिट हो रहे हैं उसको पता चले। और अगर बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है तो ITAO या ITR की जो रिटर्न्स भरते हैं ना, फाइल करते हैं, उसकी कॉपी भी उसे ऑब्टेन करनी ज़रूरी है अगर बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है तो। फिर नेक्स्ट है सोर्स ऑफ फंड्स एग्जामाइनिंग द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट टू एंश्योर द प्रीवियस क्रेडिट्स इन अकाउंट्स विद द ट्रांजैक्शन समरी STR फाइल्ड इफ़ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंट। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? सोर्स ऑफ फंड्स पता करने की ज़रूरत क्या है, मतलब जब आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बेसिकली एग्जामाइन करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो अकाउंट में प्रीवियस क्रेडिट कहाँ से आए हैं। ट्रांजैक्शन समरी से पता चलेगा कि कौन से अकाउंट से पिछले वाले क्रेडिट्स आए हैं, ठीक है, STR फाइल किया है कि नहीं, रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस अकाउंट, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें देखो, बैंक अकाउंट का जब हम स्टेटमेंट निकालते हैं ना स्टूडेंट्स, तो सभी जैसे कि आप बोल सकते हो पूरे सोर्स ऑफ फंड्स की जन्म कुंडली निकलती है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ये अकाउंट में कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, कौन से डेट पे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कौन से अकाउंट से आ रहे हैं, किसके रिगार्डिंग है, सब कुछ पता चल सकता है। इसीलिए पिछले साल का उसका जो प्रीवियस ईयर का बैंक स्टेटमेंट है वो निकालना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है फंड्स इन एंड फंड्स आउट क्राइटेरिया, ठीक है। तो फंड्स इन फंड्स आउट क्राइटेरिया मतलब क्या होता है कि अगर वो पर्सन रेमिटेंस करना चाह रहा है या उसके लिए अगर फॉरेन से पैसे वापस आ रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहे हैं और वो कहाँ भेज रहा है, तो वो भी जो ऑथोराइज डीलर बैंक है ना उसको समझना और उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी रहे कि जो भी पर्सन रेमिटेंसेस कर रहा है वो करेक्ट कॉज के लिए हो, कुछ इलीगल काम उससे नहीं हो रहा हो, या ऐसा मतलब चाहे पैसा देश से बाहर जाए या देश के अंदर आए वो सही तरीके से आए, सही काम के लिए ही आए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ ऑपरेशनल जनरल गाइडलाइंस, ठीक है, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से इम्पॉर्टेंट सेक्शन अगर आप देखो तो इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सबसे पहला तो है पैन कार्ड लगेगा, दूसरा है आप शेड्यूल 3 के अंडर LRS कर सकते हो, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से भी कर सकते हो या करंट अकाउंट के लिए भी कर सकते हो। तीसरा इम्पॉर्टेंट थिंग है ये लिमिट कि LRS के अंडर कितना लिमिट है, चाहे वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन या करंट अकाउंट, $2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, यही लिमिट है, इसके ऊपर अलाउड नहीं है। और जो फ्रीक्वेंसी है ट्रांजैक्शंस का वो कितना भी हो लेकिन $2,50,000 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर सोल प्रोप्रिएटरशिप फॉर्म है फिर भी वही है, उसके लिए भी रूल्स कुछ अलग नहीं है। फिर नेक्स्ट है ऐसा कोई भी पर्सन
जो कि सिटीज़न जो कि फॉरेन स्टेट का हो या इंडिया का रेसिडेंट हो, लेकिन अदर देन पाकिस्तान वाला फॉरेन स्टेट का सिटीज़न हो, और अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, डेपुटेशन के लिए, जॉब के लिए बाहर के कंट्री में जाता है या बाहर की कंट्री से अपने कंट्री में आता है फॉर पीरियड लेस दैन 3 ईयर्स, तो वो भी एलिजिबल हो जाता है रेमिटेंसेस के लिए अंडर LRS स्कीम। सिर्फ उसे पहले टैक्सेस भरने पड़ेंगे और कंट्रीब्यूशन टू PF करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का लिमिट है 2,50,000 का, उसके ऊपर अगर आपका लिमिट जाता है तो आपको ऊपर तो पहले अलाउड नहीं करेगा। अगर चाहिए करना है तो RBI से परमिशन लेना पड़ेगा। विदाउट RBI परमिशन यू कैन नॉट रेमिट द फंड्स। फिर नेक्स्ट है, जो भी पर्सन, अगर ये तो इन जनरल है कि बैंक को उसका सब ड्यू डिलिजेंस लेना है वगैरह। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि बैंक ऑथोराइज डीलर को उसके प्रीवियस ईयर का बैंक स्टेटमेंट लेना है ताकि पता चले सोर्स ऑफ फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट अलाउड नहीं है तो कॉपी ऑफ ITAO या ITR जो रिटर्न्स भरते हैं ना, उसका प्रीवियस ईयर का कॉपी चाहिए, ठीक है। और फंड्स इन फ्रंट ऑन करता है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। आई थिंक ये जो $2,50,000 वाला क्वेश्चन था ना, इस टाइम के जो BFM का पेपर हुआ था ना न्यू सिलेबस का, जून 2023 का, इसमें ये पूछा गया था, ठीक है। $2,50,000 LRS के अंडर लिमिट है, ये क्वेश्चन आया था, तो ये आगे वाले एग्जाम्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अंडर LRS। डॉक्यूमेंटेशन, RBI does not prescribe the documents which should be verified by AD, मतलब authorized dealer, while permitting remittances for various transactions, especially current account transactions. The following are the documents which are generally need to be obtained while handling requests from residents for remittance toward LRS. तो जो भी रेसिडेंट्स LRS के अंडर रेमिटेंस करना चाहते हैं उनसे कौन से डॉक्यूमेंट्स लेना ज़रूरी है, ये यहाँ पे दिया है बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के केस में, ठीक है। पहला है फॉर्म A2, या आप इसे फेमा डिक्लेरेशन भी बोल सकते हो, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म A2 अलाउड। तो आपको पहले क्या लेना है, फॉर्म A2, वाइस वर्सा फेमा डिक्लेरेशन, दोनों में से कोई भी एक चलेगा, ठीक है। दूसरा है सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन फॉर इंडिविजुअल्स फॉर अमाउंट्स अप टू $25,000 सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑथोराइज डीलर बैंक, ठीक है। तो जो भी ऑथोराइज डीलर बैंक के थ्रू आप रेमिटेंस करने वाले हो, ठीक है, और जहाँ पे अमाउंट $25,000 तक है, तो वो बैंक के जो भी डॉक्यूमेंटेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स लेने के उनके जो भी गाइडलाइंस होंगे वो आपको लेने हैं। फिर तीसरा है डिक्लेरेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स, तो जो आप रेमिटेंस करने वाले हो या पैसे आने वाले हैं, ठीक है, तो उसका डिक्लेरेशन करना कि ये पैसे आए कहाँ से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पैन कार्ड, तो कोई भी अमाउंट रहेगा इंपॉर्टेंट है, पैन कार्ड मैंडेटरी है। फिर नेक्स्ट है कॉपी ऑफ कंफर्म टिकट और वीज़ा इफ़ रेमिटेंसेस इज़ फॉर ट्रैवलिंग अब्रॉड, तो अगर बाहर ट्रैवल करने के लिए आप जा रहे हो अब्रॉड, तो उसके लिए आपको कंफर्म टिकट की कॉपी और वीज़ा की कॉपी लगेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वेयर द सर्विसेज ऑफ टूर ऑपरेटर्स are being availed, the tour operator can collect the amount from resident individual either in INR or in foreign currency, in which the case tour operator can open a special foreign currency account with the bank in India, ठीक है। तो ऐसे पर्सन जो कि टूर ऑपरेटर्स है, मतलब टूर की सर्विसेज देते हैं, वो पैसे कलेक्ट करने के लिए चाहे वो इंडिया की करेंसी में हो, चाहे अपने रुपये में हो, या चाहे फॉरेन करेंसी में हो, वो फॉरेन करेंसी अकाउंट जो कि इंडिया की बैंक है उसके साथ ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो उनको देने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ एक्सचेंज बाय टूर ऑपरेटर्स इन इरिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट्स, ठीक है। तो टूर ऑपरेटर्स जो जितने भी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनका कितना भी अमाउंट है, उनको टैक्स जो है, ये हम देखेंगे स्टूडेंट्स आगे, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स क्या होता है, इसके रिगार्डिंग आपको न्यूमेरिकल्स भी है, हम देखेंगे यही चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे आपको इतना समझिए कि वो ट्रैवल करने के लिए भी जो भी टैक्स लगता है ना, वो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, इनका डॉक्यूमेंट्स आपको देना ज़रूरी होता है जब रेमिटेंसेस करते हो तो, ओके।
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स, रेमिटेंस अंडर LRS फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के अंडर क्या क्या रेमिटेंस की लिमिट है, कौन से जगह जाने के लिए क्या क्या लिमिट है, या कौन से केसेस के लिए, जैसे कि अगर मुझे अब्रॉड स्टडी करने के लिए रेमिटेंस करना है तो क्या लिमिट है, या मेडिकल एक्सपेंसेस की क्या लिमिट है, या कोई कंट्री में जाना है तो कंट्री वाइज क्या लिमिट है, वो सभी देखना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए क्या है, प्राइवेट विजिट्स टू एनी कंट्री अदर दैन नेपाल एंड भूटान। तो अभी कंट्री का देखते हैं कि कोई भी कंट्री को अगर आप प्राइवेट विजिट कर रहे हो और उसके रिगार्डिंग उसके लिए रेमिटेंस कर रहे हो तो क्या लिमिट है। इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ विजिट्स अंडरटेकन इन फाइनेंशियल ईयर, कैश टुवर्ड्स द रिलीज ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सेप्टेड अप टू 50,000 रुपीज़, बियॉन्ड विच ट्रांजैक्शन टू बी रूटेड थ्रू द अकाउंट। ठीक है, तो जो भी अगर आप कोई भी फॉरेन की कंट्री के लिए प्राइवेट विजिट ये कर रहे हो तो 50,000 रुपीज़ तक की आपको कैश पेमेंट अलाउड है। उसके ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शन है वो थ्रू बैंक अकाउंट ही होने चाहिए। फॉरेन करेंसी नोट्स मे बी रिलीज अप टू लिमिट्स परमिटेड। ठीक है, तो फॉरेन करेंसी नोट जितने भी लिमिट है उसके लिमिट तक परमिट किए जा सकते हैं। अनयूटिलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज टू बी सरेंडर टू द ऑथोराइज्ड डीलर विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न टू इंडिया। ये हमने पहले भी देखा था ना एक क्लॉज में कि सेक्शन कौन सा सेक्शन था वो चलिए देखते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं कि अगर आपके पास करेंसी है बची हुई, ठीक है, जो कि अनयूटिलाइज है, तो आपको वो रिटर्न करनी है ऑथोराइज डीलर को। ठीक है, नहीं तो वो कॉन्ट्रावेंशन टू द एक्ट होगा। देखिए सेक्शन 10(6) था ना, ये सेक्शन 10(6) ऑफ द फेमा एक्ट ये कहता है कि अगर आपने करेंसी ऐसी आपके पास बची है जो कि यूज़ नहीं की है तो आपको वो रिटर्न करनी है। अगर आप वो रिटर्न नहीं करते, अपने खुद के पास ही रखते हैं, तो वो एक तरीके का कॉन्ट्रावेंशन टू द एक्ट होता है। तो वो रिटर्न करने का डेज कितना है वो यहाँ पे उन्होंने दिया है। ठीक है, कितने दिनों में वो करेंसी रिटर्न करनी ज़रूरी है, 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न टू इंडिया। अगर आप फॉरेन कंट्री में घूमने गए हो, सपोज वहाँ पे आपने एक एग्जाम्पल समझते हैं, $1,000 अपने लिए, उसमें से 800 ही यूज़ हुए। ठीक है, $200 यूज़ नहीं हुए। तो अगर जब आप इंडिया में आते हो ना, ये एक हम एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, इतना कम तो नहीं लगेगा। तो जब आप इंडिया में वापस आते हो तो वापस आने के बाद उसके 180 डेज़ के अंदर ही आपको वो रिटर्न करने हैं ऑथोराइज डीलर को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कि कितने टाइम के अंदर आपको वो पैसे रिटर्न करने हैं। आपको वो फॉरेन करेंसी रिटर्न करनी है ऑथोराइज डीलर को 180 दिन के अंदर। और ये कौन से सेक्शन के अंदर आता है, अगर आप रिटर्न नहीं करते हो तो वो कॉन्ट्रावेंशन टू द एक्ट होता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 6 ऑफ फेमा एक्ट। ठीक है, जो अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिलीज ऑफ फॉरेन करेंसी, रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स और कैश। ठीक है, अगर आप कैश के फॉर्म में फॉरेन करेंसी नोट्स हैंडल करते हो तो फिर वो उसका लिमिट क्या है देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज इन फुल में बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स और अप टू द कैश लिमिट स्पेसिफाइड बाय हज कमेटी ऑफ इंडिया टू द हज पिलग्रिम्स। ठीक है, तो अब सभी को पता होगा कि जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है उन्होंने जो हज पिलग्रिम्स होते हैं जो कि हज की यात्रा पर जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी कुछ लिमिट दिया है। ठीक है, तो उतना ही वो अपने साथ में लेके जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, ट्रैवलर्स प्रोसीडिंग टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, रशियन फेडरेशन इंक्लूडिंग अर्स्टवाइल CIS कंट्रीज, फुल एक्सचेंज में भी रिलीज इन फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स। तो ऐसे ट्रैवलर्स जो कि ईरान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में ट्रैवल करने जा रहे हैं या रशियन फेडरेशन में ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा जो अमाउंट है वो फॉरेन करेंसी नोट्स में कैरी कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ट्रैवलर्स प्रोसीडिंग टू इराक एंड लिबिया दे कैन अलाउ अप टू $5,000। ठीक है, तो इराक और लिबिया के लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो $5,000 की करेंसी का नोट्स आप ले सकते हो साथ में। फिर नेक्स्ट है, ऑल अदर कंट्रीज़, तो मतलब ये ऊपर दिए हुए कंट्रीज़ को छोड़ के अगर कोई दूसरे कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो $3,000 के फॉरेन करेंसी नोट्स आप हैंडल कर सकते हो। मतलब आप साथ में लेके जा सकते हो, उतना लिमिट अलाउड है नोट्स के फॉर्म में लेके जाने का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है। देखो क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो जहाँ पे आपको ये नंबर फॉर्म में जो फिगर्स दिया ना वहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, कि अगर आप इराक या लिबिया में ट्रैवल कर रहे हो तो कितना आपका फॉरेन करेंसी नोट्स का अलाउड है, $5,000 और अदर कंट्रीज़ में $3,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
गिफ्ट टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, अगर ऐसा कोई भी पर्सन जो कि इंडिया के बाहर रह रहा हो, अगर वैसे पर्सन को आपको गिफ्ट करना है तो वो कैसे आप करोगे रेमिटेंसेस। कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस रिलेटिव एज वन ऑफ द रिलेटेड इफ अनदर इफ, ठीक है। मतलब बेसिकली आप अगर किसी को गिफ्ट देना चाहते हो जो कि आउटसाइड कंट्री में रहता है, तो आप बोलोगे क्या उसको रिलेटिव, कि मैं अपने रिलेटिव को गिफ्ट दे रहा हूँ, लेकिन वो रिलेटिव के डेफिनेशन में एग्जैक्टली कौन कौन लोग आते हैं वो भी तो समझना ज़रूरी है ना। नहीं तो ऐसा नहीं है कि ये मेरा माना हुआ भाई है या मेरी मानी हुई बहन है या मेरा माने हुए चाचा है, ऐसा नहीं चलेगा। वो द पर्सन हैज़ टू बी योर एक्चुअल रिलेटिव, ठीक है। तो वो रिलेटिव के डेफिनेशन में भी क्या आता है वो देखते हैं, ठीक है। पहला है दे आर मेंबर्स ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आउटसाइड कंट्री में जिसको आप रेमिटेंस कर रहे हो वो अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है तो, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैज़ टू बी एप्लीकेबल अवेलेबल, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए कि वो पर्सन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है। फिर नेक्स्ट कौन आता है रिलेटिव के डेफिनेशन में, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ अगर हस्बैंड एंड वाइफ है तो ऑब्वियसली दे आर रिलेटिव ऑफ ईच अदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वन पर्सन रिलेटेड टू अदर इन सच अ मैनर एज प्रिस्क्राइब इन द एक्ट, ठीक है। एक पर्सन कोई दूसरे पर्सन से रिलेटेड हो, जैसे कि यहाँ पे दिया है फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर, ठीक है, पिता नहीं तो स्टेप पिता भी चलेंगे, ठीक है, सौतेले पिता भी चलेंगे। फिर मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, मदर भी चलेगी और स्टेप मदर है वो भी रिलेटिव के डेफिनेशन में आएगी। फिर सन इंक्लूडिंग स्टेप सन, जो कि आपका बेटा है या सौतेला बेटा भी चलेगा। फिर डॉटर या डॉटर्स हस्बैंड, अगर बेटी है और बेटी के हस्बैंड वो भी रिलेटिव के डेफिनेशन में आएंगे। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, स्टेप डॉटर दिया नहीं है, ठीक है। स्टेप फादर रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं, स्टेप मदर आती है, मतलब नॉर्मल मदर फादर सन डॉटर तो आएंगे, लेकिन इसमें स्टेप फादर स्टेप मदर स्टेप सन है, लेकिन स्टेप डॉटर नहीं है, ठीक है। सौतेली बहन नहीं आती, सिर्फ बहन आती है, ठीक है। तो डॉटर और डॉटर का हस्बैंड भी रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं फॉर LRS, ठीक है, रेमिटेंस करने के लिए। फिर नेक्स्ट है ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर और सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, भाई या सौतेला भाई और बहन या सौतेली बहन, ये सभी आते हैं रेमिटेंस जो भी आपको करना है अंडर LRS उसके डेफिनेशन, उसके रिलेटिव के डेफिनेशन के अंडर, ठीक है। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं कि कल अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है जो कि आउटसाइड कंट्री में है तो आप बोलो कि ये मेरा रिलेटिव है, तो रिलेटिव के डेफिनेशन में ये लोग अगर है, इनमें से कोई एक है तो ही आप वो रेमिटेंस कर सकते हो एज अ गिफ्ट, नहीं तो आप वो नहीं कर सकते, ठीक है। और ये कहाँ स्पेसिफाई किया गया है, ये स्पेसिफाई किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, ठीक है, कि गिफ्ट टू अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन आएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से होना चाहिए जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना ज़रूरी है। फिर हस्बैंड वाइफ भी चलेगा, फिर फादर मदर सन डॉटर चलेगी, स्टेप फादर स्टेप मदर स्टेप सन चलेगा, स्टेप डॉटर नहीं चलेगी, डॉटर और डॉटर का हस्बैंड चलेगा। फिर ब्रदर स्टेप ब्रदर चलेगा, सिस्टर स्टेप सिस्टर चलेगी, ठीक है। दे विल बी इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं certain relatives who were which was included under the Companies Act 1956 are not included under the definition of relative for gifting. These excluded persons are, देखिए कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि ये डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो समझते हैं वो कौन कौन है। स्टेप डॉटर नहीं चलेगी एज अ रिलेटिव, नहीं, ये लोग कंसिडर नहीं होंगे आपके एज अ रिलेटिव, ठीक है। स्टेप डॉटर नहीं चलेगा, फादर्स फादर नहीं, फादर्स मदर भी नहीं, मदर्स फादर भी नहीं, मदर्स मदर भी नहीं, सन्स 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 वाइफ, सन्स डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स सन डॉटर्स सन डॉटर्स सन्स वाइफ, डॉटर्स डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर्स वाइफ, सिस्टर्स हस्बैंड। तो ये सभी लोग रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आते अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो इतना सब आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कौन आते हैं उतना ध्यान रखो, वो ज़्यादा आसान है। अगर इतना ध्यान रखोगे ना तो बाकी जो भी है वो नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अ रेसिडेंट कैन नॉट गिफ्ट अनदर रेसिडेंट इन अ फॉरेन करेंसी और फॉरेन सिक्योरिटी फॉर द क्रेडिट ऑफ लेटर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट हेल्ड अब्रॉड अंडर दिस स्कीम, ठीक है। तो बेसिकली एक रेसिडेंट जो कि दूसरे रेसिडेंट का फॉरेन कंट्री में कुछ अकाउंट है, ठीक है, फॉरेन कंट्री में फॉरेन करेंसी में, उसमें वो फॉरेन करेंसी में क्रेडिट नहीं कर सकता, ठीक है, ओके। तो ये भी इसमें नहीं आता। तो यहाँ से सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स।
सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम आगे का पार्ट देखेंगे जितना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, और लाइक कीजिएगा वीडियो को ज़रूर। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू सो मच।